Hello guys, welcome to my YouTube channel We Love Psychology. I am Aman. I hope you all are doing well, and today's video is gonna be about antisocial personality disorder. So let's get right into the video. सो गाइज बेसिकली जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो पहले हम बात करेंगे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है। सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर characterized by a rigid and unhealthy patterns of thinking, feeling and behaving. A person with personality disorder have trouble perceiving and relating to situation and people around. Personality disorders cause significant distress and impairment in one's overall functioning in life. Official criteria for diagnosing personality disorder as laid down by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder is as follows. सो गाइस बेसिकली इसमें कहा क्या गया है कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो बंदा होता है उसके एक रिजिड और अनहेल्दी पैटर्न ऑफ थिंकिंग हो जाता है। उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो फीलिंग है एक बहुत ही रिजिड हो जाती है। उन्हें नहीं पता चलता कि हमारे क्या थॉट पैटर्न है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक रिजिडिटी आ जाती है। उसके बाद जो पर्सन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ ट्रबल कर रहा है उसमें उसे क्या डिफ़िकल्टी आती है कि वो एक अच्छी तरह से जो पीपल उसके अराउंड हैं, जो उसकी सिचुएशन है वो उसे अच्छी तरह से परसीव नहीं कर पाता, उसे रिलेट नहीं कर पाता। उसके बाद जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसके एक कॉज करता है एक सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस को और इम्पेयरमेंट करता है हमारी वंस ओवरऑल फंक्शनिंग इन लाइफ को। जिस बंदे को भी कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है तो उसकी जो फंक्शनिंग, जो उसकी डेली एक्टिविटी लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम वैसे देखें, हम अगर थोड़ा सा बीमार हो जाएं तो हमें कितनी डिफ़िकल्टी आ जाती है ना काम करने में। तो जो तो फिर भी एक मेंटल डिसऑर्डर है तो वो पर्सन कैसे कोप अप करता है, कैसे वो अपना काम करता है, तो ऑब्वियसली उस पर कहीं ना कहीं उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अब देखते हैं कि DSM-5 क्राइटेरिया क्या कहता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास 3 क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। सो बेसिकली क्लस्टर ए में क्या होता है, इसमें हमारे जो आ जाते हैं पैरानॉइड, स्किज़ोइड, स्किज़ोटाइपल, क्लस्टर ए में आ जाते हैं जी, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हैं। उसके बाद क्लस्टर बी में कौन से डिसऑर्डर आ जाते हैं पर्सनैलिटी के, दैट आर एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रॉनिक एंड नार्सिसिस्टिक। देन लास्ट इज क्लस्टर सी, दैट इज अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव, कंपल्सिव। सो अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो हैं वो है पर्सनैलिटी चेंज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, other specified personality disorder and unspecified personality disorder. सो बेसिकली अब एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है, बेसिकली इसे हम सोशियोपैथी भी कहते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। तो इसमें क्या होता है, कैसे करेक्टराइज किया गया है जी। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसे नो रिगार्ड फॉर राइट एंड रॉन्ग एंड इग्नोर द राइट्स एंड फीलिंग ऑफ अदर्स। बेसिकली इसमें पर्सन को कोई रिगार्ड नहीं होता, उसे कुछ नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या दूसरों की फीलिंग है, उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं होती। जो उन्हें अच्छा लगता है वो जस्ट वही करते हैं, उन्हें दूसरों की कुछ नहीं पड़ी ना, वो किसी कोई लॉज रूल्स रेगुलेशन को वो किसी को कुछ फॉलो नहीं करती, उनके लिए वो कुछ भी नहीं है, इज़ नथिंग। Tend to antagonize, manipulate or treat others with callous indifference. They show no guilt or remorse for their behavior. वो जो भी करते हैं उन्हें उस पर गिल्ट नहीं होता, उन्हें लगता है कि हमने किया इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो किसी भी बात पे गिल्ट नहीं करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी करें वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ करते तो उनके जो रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ वो भी अच्छे नहीं रहते, अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी एक्टिविटी वो अच्छे से नहीं कर पाते, कोई किसी भी रिलेशनशिप को वो अच्छे से नहीं कर रख पाते, मेंटेन नहीं रख पाते। उसके बाद इसमें बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं ASPD के। बेसिकली जो 18+ ईयर्स के बाद जो इसके सिम्टम्स है वो प्रॉपर शो होते हैं, तभी डायग्नोज कर सकते हैं कि इस बंदे को ASPD है। सो यस बेसिकली जो सिम्टम्स ऑफ ASPD का जो फर्स्ट सिम्टम है वो है परसिस्टेंस लाइंग और डिसीट टू एक्सप्लॉइट अदर्स। मीन्स कि वो दूसरों को धोखा देना और चीट करना, ऐसा कुछ करते हैं। सेकंड इज़ एरोगेंस, उन्हें बहुत थोड़ा ना अपने यहाँ पर घमंड होता है। रिकरिंग प्रॉब्लम्स विद द लॉ इंक्लूडिंग क्रिमिनल बिहेवियर, उन्हें लॉज को ब्रेक करना उन्हें बहुत पसंद है कि वो लॉज को ब्रेक कर दें। उन्हें लगता है कि मेरे को कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कि मैं कुछ जो मेरा मन चाहता है मैं वो कर
कर सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स, उसे दूसरों के लिए बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं शो करते, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा अगर मर रहा है तो तभी वो कुछ नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि हमें क्या वो कोई कुछ मरता है तो मरे, हमें क्या लेना देना उससे, राइट। उसे किसी के तकलीफ़ पर, किसी की मुश्किल पर, किसी की परेशानी पर उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती। अननेसेसरी रिस्क टेकिंग और डेंजरस बिहेवियर विद नो रिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ सेल्फ और अदर्स, इतनी रिस्की जो हमारे रिस्की बिहेवियर होते हैं, डेंजर्स जिसमें ज़्यादा होता है, तो वो ऐसा बिहेवियर करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि हम ऐसा बिहेवियर करें, उन्हें अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं होती, बट वो ऐसा डेंजरस बिहेवियर करते हैं। पूरा और ऑब्सेसिव रिलेशनशिप उनकी, ऑब्वियसली अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो बेसिकली हमारे जो रिलेशन है वो मेंटेन ही हो पाएंगे। अभी अच्छे भले लोगों के रिलेशन मेंटेन ही हो पा रहे, तो अभी इनको तो फिर भी कितनी प्रॉब्लम्स है, तो वो कैसे मेंटेन करेंगे। उसके बाद फेलियर टू कंसीडर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर और लर्न फॉर देम, फेलियर टू कंसीडर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, उन्हें नहीं पता चलता है कि हमारा इस काम का नतीजा क्या होगा, इसका क्या रिज़ल्ट होगा, उन्हें नहीं पता चलता है। ना ही वो जो भी उनका बिहेवियर हुआ होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो हमें क्या, हम लर्न कर लेते हैं कि हमने ऐसा किया, हम अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। पर जो लोग होते हैं उन्हें वो कुछ नहीं लर्न करते, उन्हें लगता है कि अगर ऐसा होगा तो हो गया, फिर क्या है, अगली बार फिर सही। And the last symptom of ASPD is being consistently irresponsible and repeatedly failing to fulfill work or financial obligations. वो अपने काम को लेके बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं, फाइनेंशियल को लेके उन्हें कोई परवाह नहीं होती, मतलब उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जिसमें वो रहते हैं। उन्हें अपने घर परिवार का, अपने रिलेशंस का, अपने प्रोफेशनल वर्क का, उन्हें किसी का कोई मतलब नहीं। उसके बाद आ जाता है अडल्ट्स विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टिपिकली शो सिम्टम्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर बिफोर द एज ऑफ 15। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो बच्चा एज 15 से लेस होता है उसमें, जिसे हम फर्दर डायग्नोस करते हैं कि एसपीडी का पेशेंट है, तो उसे 15 साल से पहले उसे सिम्टम्स कंडक्ट डिसऑर्डर के आने शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इंक्लूड सीरियस परसिस्टेंस बिहेवियर प्रॉब्लम सच एज एग्रेशन टुवर्ड पीपल एंड एनिमल्स, उन्हें बहुत एग्रेशन आ जाता है पीपल एंड एनिमल्स के टुवर्ड, डिस्ट्रक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी, डिसीटफुलनेस, थेफ्ट, सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स। सो जो DSM-5 क्राइटेरिया है ASPD का, उसमें क्या आ जाता है कि जो पर्सन जिसे ASPD के चांस होते हैं उसे 15 ईयर से पहले ही मतलब कुछ सिम्टम्स शो होने चाहिए, जैसे कि डिसीटफुलनेस, फेलियर टू कंफर्म सोशल नॉर्म्स, इरिटेबिलिटी, इम्पल्सिव, रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, कंसिस्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ रिमोर्स, राइट। तो उसे 15 ईयर से पहले ये वाले सिम्टम्स उसे आने चाहिए। अदर इंडिविजुअल्स एट लीस्ट एज 15 ईयर्स, तो 18 ईयर्स की उसकी जो एज होनी चाहिए, तो उसके बाद ही हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पर्सन को एसपीडी है। उससे पहले हम इसे डायग्नोस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद इससे पहले किसी और डिसऑर्डर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। देयर इज़ एविडेंस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर विच इज ऑन सेट बिफोर एज 15 ईयर्स, तो जैसे कि इसका जो एविडेंस है कंडक्ट डिसऑर्डर को, मतलब जो इसके जो सिम्टम्स है 15 ईयर्स से पहले वो आने शुरू हो जाते हैं। The occurrence of antisocial behavior is not exclusively during the course of schizophrenia or bipolar disorder. तो जो occurrence of antisocial behavior है वो हमें ऐसा नहीं कि उसमें जो bipolar disorder या schizophrenia के जो symptoms हो हम उन्हें डायग्नोस करें कि इस बंदे को सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऐसे ASPD है, बट हो कि उसे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के हों, तो ऐसा नहीं है। जब हम डायग्नोस कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमें किसी दूसरे डिसऑर्डर के साथ उसे पेयर नहीं करना है, हमें बहुत ही केयरफुली से उस पर्सन के जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसे डायग्नोस करना है, क्योंकि हमारे मैंने एक सिम्टम भी अगर इधर उधर कर दिया, जब हमने थोड़ा सा भी डायग्नोस कर दिया तो उस पर्सन की पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। तो हमें इस पर पूरा ध्यान देना है कि हम कैसे करें हैं और हमारा क्या एक क्राइटेरिया है करने का। सो बी केयरफुल ड्यूरिंग डायग्नोस। उसके बाद हमारा आ जाता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वर्सेस साइकोपैथी। सो बेसिकली जो ASPD है तो उसमें क्या आ जाता है कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आर सेंट्रल टू इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है वो एक सेंटर्ड होता है इवैल्यूएशन क्राइटेरियन के, और जो साइकोपैथी में होता है उसमें पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स आर सेंट्रल टू इवैल्यूएशन क्राइटेरियन।
इसमें पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। तो इसमें जो पर्सन होता है ASPD में वो लाइंग होता है, इसमें सुपरफिशियल चार्म होता है, गेटिंग इनटू फाइट्स और लैक ऑफ एम्पैथी दूसरे में। एंड ASPD में क्या जाता है कि फीलिंग टू ऑनर्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उन्हें, मतलब वो फाइनेंशियली इतना नहीं कर पाते। और इसमें क्या आ जाता है, मैनिपुलेटिवनेस आ जाती है। उसके बाद कोमोबिडिटी मीन्स हो कि हमारा इस सिम्टम के साथ, इस डिसऑर्डर के साथ और किस किस डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं, उसे हम कोमोबिडिटी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या आ जाता है, फर्स्ट इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसे हम ADHD भी कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये सारे हमारे क्या है, कोमोबिडिटी आ जाती है कि एंटीसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ साथ हमें ये वाली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ये वाले डिसऑर्डर्स भी होने के चांसेस हो सकते हैं। सो उसके बाद अब इसकी प्रिवलेंस आ जाती है, एपिडेमोलॉजी, कि इसमें क्या इसकी एज ऑफ ऑनसेट है, क्या इसकी कितनी पॉपुलेशन जो अभी ASPD के साथ है, वो हम उसकी बात करेंगे। तो द प्रेवलेंस ऑफ ASPD इन जनरल पॉपुलेशन इज अराउंड 2 to 3%। सो बेसिकली गैलन एट ऑल 2013 ने रिसर्च की थी, उन्होंने बताया कि जो ASPD के भी प्रेवलेंस है, अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो 2 to 3% जो पॉपुलेशन है वो सफ़र कर रही है विद ASPD के साथ। The next is the disorder is relatively common in men than in women, that 3% and 1 respectively। तो बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो ये वाला ASPD है वो मैन में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। इसकी जो रेशो होती है वो 3:1 होती है। उसके बाद सम स्टडीज़ हैव शोन द प्रीपोर्टेंस ऑफ मैन इज़ इवन ग्रेटर टू वुमेन इन रेशो 5:1। सो इसमें क्या एक स्टडी कंडक्ट हुई थी 2013 में बाय गैलन, उन्होंने बताया कि जो मैन होते हैं वो उसकी जो स्टडीज़ की जो एविडेंस है वो शो करते हैं कि जो मैन की रेशो है वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है देन वुमेन के साथ। उसमें क्या था कि बेसिकली जो एक रिसर्च हुई थी, जो प्रिजन सैंपल लिया गया था, उसमें बताया गया था कि ASPD बहुत ही कॉमन होता है जो प्रिजन में जो प्रिजनर्स होते हैं उनमें। अराउंड 47% ऑफ इनकार्सरेटेड मैन एंड 21% इज इनकार्सरेटेड वुमेन क्वालिटी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ASPD। तो बेसिकली इसमें क्या करना चाहते हैं कि 47% देयर इज अ चांसेस कि जो मेल्स में जो हमारा ASPD है वो अक्कर हो सकता है इन प्रिजनर्स के बीच। जो रिसर्च कंडक्ट हुई है, राइट, गैलन एट ऑल 2013 ने ऑलरेडी रिसर्च कंडक्ट की है, उनके अकॉर्डिंग 47% जो ASPD है वो मेल्स में पाया जाता है और 21% इन फीमेल्स में ये जो ASPD के हैं वो पाया जाता है। उसके बाद इसके कैजुअल फैक्टर्स आ जाते हैं। An individual personality is a result of one's inheritance coupled with the shared and non-shared environmental factors। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे दो टाइप की environmental factors आ जाते हैं, एक shared और एक non-shared। The following are the major possible causes of anti-personality disorder, antisocial personality disorder। तो बेसिक ये जो हमारी कैजुअल फैक्टर्स में जो आ जाता है वो बेसिकली है जेनेटिक फैक्टर्स, ब्रेन ऑटोनॉमी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड द लास्ट इज जीन इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन। सो अगर हम बात करें जेनेटिक फैक्टर की, रिसर्च सजेस्ट जीन्स टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन्होंने बताया कि जो हमारी रिसर्च है वो सजेस्ट करती है कि जो जीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वेरियस स्टडीज हैव कंपेयर्ड concordance rates among monozygotic and dizygotic twins and others have used adoption study pointing towards the potential of genes in ASPD। तो बहुत सारी रिसर्च हुई हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस पर और डाइजाइगोटिक ट्विंस पर, अडॉप्टेड चिल्ड्रन whose पेरेंट्स आर ASPD। मतलब बायोलॉजिकल हमारा क्या रोल प्ले होता है, इस पर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं और इसमें रिज़ल्ट जो आया है वो है कि जो हमारे जीन्स है वो एक मॉडरेट जो एक रोल है वो प्ले करते हैं। मीन्स कि 50% जीन्स हमारे रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ASPD। कि देयर इज़ अ चांसेस कि अगर हमारे ब्लड रिलेशन में अगर किसी को ASPD है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे अगर पेरेंट्स को है तो 50% चांसेस है कि उनके बच्चों को भी ASPD हो सकता है। मीन्स 50% जो जीन्स है वो रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ब्रेन ऑटोनॉमी,
Some researchers have found change in the brain volume of its structure that meditates criminal violent behavior. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ रिसर्चर्स ने ये शो किया है कि अगर हमारे ब्रेन के वॉल्यूम में कुछ चेंज आ जाए कि अगर हमारे कोई ब्रेन के किसी भी पार्ट में कोई चेंज आ जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो एक क्रिमिनल और वायलेंट बिहेवियर में चेंज हो जाता है। द रोल ऑफ फ्रंटल लॉब इज़ ऑल्सो अंडर स्क्रूटिनिंग। सो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें होता है क्या, बेसिकली अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी जो है वो चेंज हो जाए देन मे बी इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ASPD। अगर हमारी जो हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है अगर वो थोड़ी बहुत उसमें कुछ चेंजेस आ जाएँ तो देन देयर इज चांसेस ऑफ ASPD कि उस बंदे को ASPD के होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबल फॉर होती है हमारे बिहेवियर के लिए। इसमें चांसेस होने की हो सकते हैं। नथिंग इज़ मच श्योर अबाउट द ब्रेन ऑटोनॉमी बीइंग अ सोल रीजन ऑफ ASPD, क्योंकि जब ये न्यू है इसमें ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुई हैं तो इसमें हमारे पास कोई भी ज़्यादा श्योरिटी नहीं है इसके बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आ जाता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। Some of the major shared and non-shared environmental factors stimulating the possibility of ASPD are as follows. So क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास शेयर और नॉन शेयर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ASPD के। वो हैं फर्स्ट इज़ लो फैमिली इनकम, इनर सिटी लिविंग, पुअर सुपरविजन बाय पेरेंट्स, हैविंग ए यंगर मदर, लार्ज फैमिली साइज, neglect, harsh discipline from parents. Some non-shared environments factors include delinquent peers, varying academic and social experiences, as well as sexual, physical abuse in childhood. So these are the factors, environmental factors that are responsible for ASPD. उसके बाद हमारा आ जाता है जीनोटाइप इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन। सो इसमें क्या है कि रिसर्चर्स हैव नोटेड दैट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस इंटरेक्ट विद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू डिटरमाइन विद इंडिविजुअल बिकम्स क्रिमिनल और एंटी सोशल पर्सनैलिटी। सो इसमें क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे इंट्रैक्शन हो, व्हेन देयर इज इंट्रैक्शन बिटवीन जीन्स एंड इन्वायरमेंट देन ऑब्वियसली इट इफेक्ट्स, मीन्स दोनों की जो इन्वायरमेंट और हमारे जीन्स की जब इंट्रैक्शन होती है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमारे पास चेंजेस आते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट करती हूँ कि अगर हम थोड़ा नेचुरली ले लें तो यहाँ पे क्या फॉर एग्जांपल कि मेरी फैमिली है, दो फैमिलीज़ हैं A एंड B। अगर एक फैमिली का क्या है कि उसके जीन उससे सब कुछ अच्छा मिला है, राइट, बट उसके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत ही बेकार हम कह सकते हैं, राइट, कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उसे चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, चाइल्ड निगलेक्ट हो रहा है, मतलब उसे कुछ ना कुछ ऐसा सफ़र कर रहा है वो बंदा, तो उसका जो जीन्स है तो वहाँ पे क्या होंगे वो इफेक्ट हो गया, उसका बिहेवियर सब कुछ उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड हो जाएगा। और एक पर्सन है कि उसके जो जीन्स है वो उतने अच्छे नहीं हो पाए, नहीं अच्छे बिल्ड हो पाए, बट जो उसका इन्वायरमेंट है वो बहुत ही वंडरफुल है, मतलब सब जो लोग हैं उसके आसपास रहते हैं वो सबसे सपोर्टिव हैं, उनका रहन का सहन का तरीका एक अलग है, तो वहाँ ये इन्वायरमेंट है जो हमारा जीन्स है तो वो उसका एक अलग इफेक्ट होगा। सो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट और हमारा जीन्स दोनों एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि दोनों का एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है। स्टडी बाय गेट्रोट एंड कोलीग्स की ये स्टडी हुई थी, उन्होंने बताया कि अनअडॉप्टेड चिल्ड्रंस एंड द फाउंड हुज पेरेंट्स, बेसिकली इसमें क्या बताया गया था कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे की ASPD पेरेंट्स को है तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि उस बच्चे को भी होगा, बट उस बच्चे को किसी ने अडॉप्ट कर लिया तो वहाँ का उसे जो इन्वायरमेंट मिला वो बहुत ही वंडरफुल था, बहुत ही अमेजिंग था, तो देयर इज़ अ चांसेस कि उस बच्चे को ASPD होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो सकते हैं। बट अगर क्या हो कि उसके पेरेंट्स को था ASPD और उसके बच्चों को भी आ गया, बट उसे ऐसी फैमिली मिल गई कि अडॉप्टेड फैमिली ऐसी थी कि वहाँ के एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो वहाँ क्या हुआ कि उसके डबल होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि उसके एक तो उसके जीन्स में ही है, एक उसे एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया, तो वहाँ पे जो ASPD के चांसेस हैं वो ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो एक यहाँ पे रोल ऑफ कैंडिडेट जीन है MAOH जीन, जिसकी फुल फॉर्म है मोनो एमाइन ऑक्सीडेंस एजेंट जीन। तो ये भी एक बहुत कैंडिडेट जीन है जो एक रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसे ब्रेक डाउन कर देता है,
तो इसके भी चांसेस, जब भी जो चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं कि पर्सन की ASPD हो सकता है। सो ASPD एंड सब्सटेंस अब्यूज़ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें क्या कहते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन एंटी सोशल बिहेवियर एंड ड्रग अब्यूज़ स्ट्रांगली सजेस्ट अ कॉमन फैक्टर लीडिंग टू बोथ अल्कोहलिज्म एंड ASPD। तो कहना चाहते हैं कि जो दोनों में जो एक ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों को क्या करता है, लीड करता है अल्कोहलिज्म और ASPD को, मतलब एक कॉमन फैक्टर है इनमें, जिससे ये दोनों इफेक्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। द नंबर ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर एग्जिबिट इन अ चाइल्डहुड इज द सिंगल बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ ASPD। सेकंड इज चिल्ड्रन विद द हिस्ट्री ऑफ optional different disorder around age 6, followed by conduct disorder around age 9, with eventually develop ASPD। सो इसमें बेसिकली होता क्या है, सो इसमें कहते हैं कि जो रूट्स ऑफ ASPD है वो बेसिकली अक्कर होने लग जाते हैं चाइल्डहुड में, बेसिकली ज़्यादा बॉयज़ में होती है। देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन। इनका जो बिहेवियर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है दूसरे बच्चों के मुकाबले। दे डू वर्क इन विच दे आर अ लॉट ऑफ रिस्क। वो बेसिकली वो काम करना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है। इसमें जो मेन जो सिम्टम्स आ जाते हैं वो क्या होता है, ऑप्शनल डेफिनेंट डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं बच्चे को। मतलब ये चाइल्डहुड में ये वाले जो डिसऑर्डर हैं वो बच्चे को दिखने शुरू हो जाते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, ADHD के सिम्टम्स, ये सभी उससे शुरू बिफोर 15 से पहले से ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। The second early diagnosis that is often a precursor to adult ASPD is attention deficit hyperactivity। जैसे कि ADHD भी होने के चांसेस, तो उसे ADHD होने के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो बेसिकली एक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव है कि कैसे जो हमारा ASPD है वो कैसे डेवलप होता है, कि इसमें कौन कौन से बिहेवियर आते हैं, कौन कौन से जो हमारे डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। उसके बाद द लास्ट इज कंक्लूजन। ASPD is a mental condition characterized by antisocial behavior in the society, causing a disruption to their own lives as well as to the social structure and functionality. The disorder must be diagnosed as early as possible to cause less disturbance to the individual as well as people around. A very high level of awareness about the disorder must be imparted to the masses. सो बेसिकली जो एंटीसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पर्सन होते हैं, जो उनका जो बिहेवियर होता है सोसाइटी में, वो दूसरों को भी कॉज करते हैं और अपने आप को भी कॉज करते हैं। जो उनके सोशल स्ट्रक्चर, जो उनकी फंक्शनिंग होती है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। जो इसका डायग्नोस हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए, जितना हम जल्दी कर सकते हैं, ताकि जो उसकी आने वाली लाइफ है, जो उसका फ्यूचर है, उसमें उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। वेरी हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट द डिसऑर्डर मस्ट बी इम्पार्टेड टू द मसेज। सो बेसिकली इसकी जो डिसऑर्डर की अवेयरनेस है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देनी चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए। अगर उन्हें कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का इलाज कराएं, ताकि उसे आने वाली लाइफ में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना ना करना पड़े। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट ASPD। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करके आपको बता दूँगी कि हम इसे कैसे, क्या वाला पॉइंट है हमारा, उसमें आपको और डिटेल में बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और द नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाना, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।